हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, एसएसटी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में एसएसटी के टॉप 60 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन सीटेट 2013 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से आपको तैयार करना है। इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जैसे ही क्लास खत्म होगी। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन की, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो का लाइक का टारगेट है 50। होप करता हूं इस टारगेट को कंप्लीट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, यहां पे देख सकते हो। एंड एग्जाम डेट आपकी चेंज हो गई है। अब आपका जो एग्जाम होगा डियर 14 दिसंबर को होगा, ठीक है ना। अभी तक 15 दिसंबर को था, तो अब आपका जो एग्जाम होगा 14 दिसंबर को होगा। अगर कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो 15 को भी हो सकता है, यानी कि 14 15 फिर दोनों दिन आपका होगा, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम होगा। पहला प्रश्न ये है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? कपास के लिए, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर के लिए, या चांदी एवं तांबा के लिए, या जो है कांबल के लिए? बताइए। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था? सभी लोग जवाब देंगे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो ये देखिए, कंबल के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? कंबल के लिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एम्फोरा एक क्या है? इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, या लंबा एवं दोनों तरफ से हाथे लगा जार, या छिद्र युक्त बर्तन? तो एम्फोरा एक क्या था ये आपको बताना है। 32 को जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। तो एम्फोरा एक जो है लंबा एवं दोनों तरफ हाथे लगा एक जार था, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किसके नाम से बुलाते थे? काला जादू, काला पत्थर, काला कमीज, या जो है काला सोना? बताइए। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किसके नाम से बुलाते थे? काला सोना के नाम से बुलाते थे इसे, ठीक है ना, काली मिर्च को। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। राहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार किस काल में हुआ था? प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, या आधुनिक काल? किस काल में हुआ था बताएंगे सब लोग। राहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार किस काल में हुआ था? बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी सीटेट यूपी टेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट आएंगी वो अपडेट आपको सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। रहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का जो आविष्कार हुआ था डियर, ये हुआ था मध्यकाल में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक जो है संस्कृत प्रशस्ति पाया गया था? बताइए। वो कौन सुल्तान था? इल्तुतमिश, या बलबन, या अलाउद्दीन खिलजी, या फिरोज तुगलक? 35 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। 35 का जवाब दीजिए सब लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे 35 का जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहां पे अलाउद्दीन खिलजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहां पे देखिए। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था किसके लिए? बताइए सब लोग। 36 का जवाब दीजिए सब लोग। राइट आंसर दीजिए सब लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर क्या होगा? हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। तो ये किया जाता था राजा को जो है छत्री घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से छत्री ना हो। तो यहां पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था क्या? बताएंगे सब लोग। 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ग्रामम, श्रेणी, नगरम, या सभा? तो नगरम कहा जाता था, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाथ साहित्य का संबंध किससे है? बताएंगे सब लोग। नाथ साहित्य का संबंध किससे है? बंगाली, उड़िया, असमी, या मैथिली?
तो यहाँ पे नाथ साहित्य का जो संबंध होगा डियर, यहाँ पे बंगाली से हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे किसके रूप में जाना जाता है? बताइए। राम रहीम आंदोलन के रूप में जाना जाता है, या खिलाफत आंदोलन के रूप में जाना जाता है, या खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में जाना जाता है, या पख्तून आंदोलन के नाम से जाना जाता है? किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? 39 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसे जो है खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे प्रश्न ये आपका है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद किसको स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया था? किस तिथि को मनाया गया था, ये आपको बताना है। 40 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। तो ये जो है मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। बिग बियर एक उदाहरण है किसका? आकाशगंगा का, नक्षत्रशाला का, या तारा का, या गैलेक्सी का? बताइए। बिग बियर एक उदाहरण है किसका? 41 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो बिग बियर एक उदाहरण है नक्षत्रशाला का। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि कारण क्या है ये आपको बताना है। बताइए सब लोग। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि क्या कारण है? बताइए सब लोग। क्योंकि चंद्रमा को जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। ठीक है ना? यहाँ पे ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस ओर से किस ओर? बताइए सब लोग। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है किस ओर से किस ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर, या जो है पूरब से पश्चिम की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वो पश्चिम से जो है पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है? ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है, या जो है घटता जाता है, या समान रहता है, या पहले बढ़ता जाता है, या फिर घटता जाता है? 44 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का जो आकार होता है वो जो है समान रहता है। यहाँ पे ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कहलाता है, बताइए पृथ्वी दिवस कहलाता है कब? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 45 का राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी दिवस कहलाता है, तो पृथ्वी दिवस कहलाता है पृथ्वी, यहां पे देखना, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, यही पृथ्वी दिवस कहलाता है। आप लोगों से एक प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए सब लोग। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे सब लोग। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विषु के दिन सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं किस पर, किस रेखा पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, या मकर रेखा पर, या आर्कटिक वृत्त पर? विषु के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं किस पर? तो ये विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है ना? ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है, या अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है, या अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है, या अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग 47 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन हैं, क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। ठीक है ना? यहां पे ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे सब लोग, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, एंडीज, ऑल्पस? तो वो है एंडीज। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या राजस्थान में? बताइए, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा जो वन है वो पाए जाते हैं कहाँ, किस प्रदेश में पाए जाते हैं? 49 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। और वीडियो को लाइक कर दो, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ, वहां पे छोटी छोटी जो भी अपडेट आया करती है वहां पे आपको मिल जाएगा। एंड जो भी कंटेंट आपका रहता है फ्री में वो आपको वहां पे मैं देते रहता हूँ। जैसे फ्री प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मैं डेली देता हूँ, और भी जैसे शॉर्ट नोट्स हैं जो एग्जाम में बहुत पूछते हैं उनसे क्वेश्चन, वो भी आपको मैं वहां पे देता रहता हूँ। तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, किस ओर से किस ओर? बताइए, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, या पठार से मैदान की ओर? 50 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, तो ये जो है स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। ओके, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? फटाफट जवाब देंगे सब लोग। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को, मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को, या चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन को, या चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन को? 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कहा जाता है। ओके, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? सभी लोग राइट आंसर देंगे 52 का। विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन, या जो है नील नदी बेसिन, या जो है मिसिसिपी नदी बेसिन, या जो है अमेजन नदी बेसिन? राइट आंसर दीजिए सब लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पे ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन चौथा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है डियर, सभी लोग जवाब देंगे। मलोका क्या है? मलोका एक जनजाति है, या एक प्रकार का घर है, या जो है एक वन पशु, या मलक्का का निवासी? तो मलोका क्या है बताएंगे सब लोग। मलोका क्या है? मलोका। सभी को गुड इवनिंग भाई, वीडियो को लाइक कर दो, सभी लोग शेयर भी कर देना क्लास जैसे ही खत्म हो, ताकि और सारे बच्चों को हेल्प मिल सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उनके पास प्रीवियस ईयर पेपर की बुक नहीं है, क्योंकि 500-600 रुपए की बुक आती है, हर बच्चा नहीं खरीद पाता है, तो उनको फ्री में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस उनकी अच्छी खासी हो जाएगी। तब मलोका यहाँ पे देखिए, मलोका क्या है? तो मलोका एक प्रकार का घर है। ठीक है ना, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, 9305587134 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। अगला प्रश्न है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना कहलाता है क्या? संसाधन संरक्षण, या सतत पोषणीय विकास, या संसाधन प्रबंधन, या विकास प्रबंधन? क्या कहलाता है बताइए सब लोग। 54 का जवाब दीजिए। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना कहलाता है क्या? संसाधन प्रबंधन कहलाता है। क्या डियर कहलाता है? संसाधन प्रबंधन कहलाता है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्षक मेखला किसकी एक जो है विधि है? जल संरक्षण की, मृदा निर्माण की, वृक्षारोपण की, या मृदा संरक्षण की? बताइए सब लोग। रक्षक मेखला किसकी एक विधि है? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो रक्षक मेखला जो है किसकी एक विधि है? ये जो है मृदा संरक्षण की एक विधि है। ओके, ऑप्शन यहां पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक क्या है? पुरापाषाणिक पुरास्थल है, या नवपाषाणिक पुरास्थल है, या महापाषाणिक पुरास्थल है, या मध्यपाषाणिक पुरास्थल है? क्या है बताएंगे सब लोग। 56 का जवाब देंगे। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरास्थल है। कौन सा पुरास्थल है? तो ये आपका जो है पुरापाषाणिक पुरास्थल है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे इसमें? बताइए, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 57 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? तो वो आपके थे अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऑप्शन यहां पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं क्या? भारत आर्य, या भारत यूनान, भारत यूरोप, या भारत अरब, क्या कहते हैं? 58 का जवाब देंगे सब लोग। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं भारत यूरोप कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत यूरोप। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? बताइए। इमामगांव, बुर्जहोम, मेहरगढ़, या भीमबेटका? बहुत अच्छे। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्ले लिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना, वहां पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो 59 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बताएंगे सभी लोग। फिफ्टी 59 का जितने भी लोग यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, पहला इनाम गांव, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? पिपासा, तृष्णा, तन्हा, या तीव्र इच्छा? तृष्णा बताया गया है। क्या बताया गया है? तृष्णा। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? इसकी बिक्री बढ़ जाती है, या बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद इसे भिन्न करते हैं, या जो है उपभोक्ताओं के लिए आकर्षण बन जाता है, या उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर जो है यहाँ पे क्या है, छूट मिलती है। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 61 का जवाब देंगे सब लोग। 61 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो 61 का जितने भी लोग यहाँ पे ऑप्शन दूसरा सिलेक्ट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि उत्पादों की ब्रांडिंग करने से जो है बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद इसे भिन्न करते हैं। 61 का ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? बताएंगे सब लोग। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अंतरात्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? एक भी नहीं, 2, 12, 4? लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, 2। ओके, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है, किसके आधार पर? न्यायाधीश जो है किसी मुकदमे पर निर्णय देता है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, या जो है पुलिस तहकीकात के आधार पर। 64 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सबूतों के आधार पर जो है निर्णय देता है मुकदमे पर। ठीक है ना, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? फटाफट जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? जगन्नाथ पंथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है किसके द्वारा? बताइए सब लोग। दस्त हो गया, पेचिस हो गया, हैजा हो गया, इन सभी बीमारियों को हम कैसे रोक सकते हैं? स्वस्थ शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, या जो है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, या सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराकर। क्या कराकर हम जो है इन बीमारियों को रोक सकते हैं? सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर हम इन जैसी बीमारियों को रोक सकते हैं। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे, या सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करे, या न्यायिक सक्रियता के लिए जो है दलील दे, या उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में आधुनिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करें। 67 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यहाँ पे 67 का ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, कि उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करें। ठीक है ना, शिक्षक को यही चाहिए, इसका आयोजन करें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरियों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के
विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? परिवार, विद्यालय, टेलीविजन, सहपाठी। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 68 का ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टेलीविजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? प्रश्नों को एक बार फिर से आप रिपीट कर सकते हो। एंड ऑप्शन देखिए, सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, या रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना, या ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन। बताइए सब लोग, प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए आप लोग, फिर जवाब दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे 69 का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को जो है अलग अलग परियोजना देना। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ जो है सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? गौण स्रोत, प्राथमिक स्रोत, वास्तविक बयान करने वाले स्रोत, या आंतरिक स्रोत। 70 का जवाब दीजिए सब लोग। 70 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे तो यहां पे आपका प्राथमिक स्रोत सही हो जाएगा आंसर। प्राथमिक स्रोत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देंगे। एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन यानी कि केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? सबसे उपयुक्त बताइए। भूकंप, भारत की प्रमुख फसलें, भारत में पाए जाने वाले खनिज, या पृथ्वी की संरचना। 71 का जवाब दीजिए सब लोग। एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा इसमें? भारत की प्रमुख फसलें हो जाएगा इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निष्कर्ष निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए सब लोग। तर्कणा, मुक्त साहचर्य, आत्मकेंद्रिता, मस्तिष्क उद्दोलन। तो वो तर्कणा कहलाता है। क्या कहलाता है? तर्कणा। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? फ्लो चार्ट, तुलनात्मक चार्ट, समय रेखा चार्ट, या वेन आरेख। 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी इसमें? तो यहाँ पे तुलनात्मक चार्ट शिक्षण सामग्री जो है उपयुक्त होगी। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, या संश्लेषण के अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत आएगा बताइए सब लोग। 74 का जवाब दीजिए सब लोग। तो 74 का ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवबोध आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है? निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं? तो यहां पे ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दी गई समस्या के लिए जो है सदा ठीक ठाक उत्तर देने के सामर्थ्य। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा, और एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते। एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगे? छात्राओं को स्थानीय प्रशासन के
कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, या जो है छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सकें, या जो है इस विषय पर कक्षा में एक जो है संरचनात्मक बहस का आयोजन करवाएंगी, या कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए जो है पक्ष विपक्ष में चुनाव करवाएंगी। क्या करवाएंगे? आप एक शिक्षिका है तो इस बारे में बताएंगे सब लोग। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे फटाफट। तो एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगे? यहां पे छात्राओं को जो है इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगी जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सकें। यहां पे पहला का, यहां पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए? इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल, इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र, या पर्यावरण विज्ञान इतिहास नागरिक शास्त्र व भूगोल, या आपदा प्रबंधन इतिहास राजनीति शास्त्र, या वह जो है मूल्यपरक शिक्षा। बताइए सब लोग, 77 के जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सेवेंटी सेवन का ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हम कहां से प्राप्त करेंगे, किन विषयों से हम प्राप्त करेंगे? इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपका एसएसटी है तो यही चारों सब्जेक्ट में से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हो टीजीटी में, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि हम सर कौन सा सब्जेक्ट लें, तो आप इन चारों में से कोई भी अपना जो है सब्जेक्ट ले सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट आपके, चाहे ग्रेजुएशन में वो हो ना हो, आप चारों में से अगर आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके हैं तो इन चारों में से कोई भी 2 विषयों से आप टीजीटी दे पाओगे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहा करता है तो उनका डाउट नहीं क्लियर हो पाता है क्योंकि सभी लोगों को जानकारी नहीं होती है। जो इस फील्ड में रहते हैं उनको ही जानकारी रहती है। मैं बीएड किया हूँ, टीजीटी देता हूँ, तो मुझे सब जानकारियां हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, या किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, या 2 राजवंशों की तुलना करने में, या प्राचीन भारत के शिक्षण में? 78 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में सबसे उपयुक्त होगा ये, ठीक है ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है किससे? ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से, या कौशल से? मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है, कौशल से वो संबंधित है, ठीक है ना। कौशल से संबंधित है आपका। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करे, या परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे, या केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करे, या जो है कानून के प्रति डर पैदा करे। तो बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक जो है क्या करें? शिक्षक परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दें, ठीक है ना। तो यहां पे ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न डियर आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, या प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं का ज्ञान वर्धन कराना, या जो है धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना, या माता पिता को बच्चे की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 81 का पहला आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में है, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था, उपनिवेश विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है, या जो है भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 82 का ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
उपनिवेश विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? सामूहिक गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं, या कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित आकलन, या जो है अधिगम उद्देश्य अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन, या शिक्षा उद्देश्य नई शिक्षण पद्धतियां बोर्ड परीक्षा। 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? तो वो होगा अधिगम उद्देश्य अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। यहां पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को जो है विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए, या छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, या जो है छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि जो है छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जो है जागरूक बनाया जाए। ठीक है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करे, वे विवादित मुद्दों से दूर रहें, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो, या अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हों। 85 का राइट आंसर क्या होगा? सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ा हो। यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? राजनीतिक निर्णयों की आलोचना, या सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण, या जो है राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सके। बताइए भाई 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एट्टी सिक्स का ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, यही तैयार करना होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के लिए मौलिक अधिकारों को मांग को लेकर, या समान अधिकतर तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर, या महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग लेकर, या वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा मांग लेकर। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? बताइए सब लोग, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? इसमें निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? यहाँ पे चार ऑप्शन को पढ़िए। लड़कियां लड़कों से ज्यादा मेधावी होती हैं, लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं, लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है, लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। तो इसमें कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? ये वाला कि लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां केवल घर के ही कामकाज कर सकती, वो और भी कार्य करती हैं, और देख ही रहे हैं आप लोग। ठीक है। दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, या वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सकें, या क्रिकेट के आयोजनों का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठे इसे देख सकें, या विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीजें प्रस्तुत करना। लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब देंगे सब लोग।
तो पहला ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है एसएसटी की क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये क्लास आज की कैसी लगी, 60 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, 18, 20, 15, जितने भी आपके सही होते हैं अपना स्कोर जरूर बताया करें। डेली आपके जो स्कोर है वो इंक्रीज होंगे। तो डियर, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाइए क्लासेस देखें और अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहिए। फॉर्म नहीं भरे तो फॉर्म भर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास पे। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से। बाय बाय, टेक केयर।